कठुआ में 16 सालों में भी नहीं बन पाया चेक डैम। झील का निर्माण होने से पर्यटन को मिलना था बढ़ावा। अधर में लटकी 45 करोड़ रुपए की बहुउद्देशीय योजना। मुगल रोड बंद रहने से पुंछ राजौरी के लोग परेशान। कर्मचारी वर्ग, छात्रों और मरीजों की बढ़ रही दिक्कतें। बर्फबारी के कारण पिछले कुछ समय से बंद है मुगल रोड। और किश्तवाड़ से इंथन अनंतनाग सड़क मार्ग से हटी बर्फ। इमरजेंसी मामलों के वाहनों को आवाजाही की इजाजत। मौसम साफ रहा तो एक हफ्ते में यहां यातायात होगा बहाल। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको कठुआ लिए चलते हैं, जहां पर आप देखिए जिला कठुआ के ही खोखियाल गांव में करीब 16 साल पहले सिंचाई विभाग द्वारा एक बहुउद्देशीय योजना के चलते बजू नाले पर एक चेक डैम का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तो कठुआ से आप ये खबर देख रहे हैं। करीब 45 करोड़ रुपए की ये परियोजना है, जिसके तहत वहां पर झील का निर्माण कार्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि साल 2007 में शुरू हुआ ये काम 2012 में बंद हो गया और मौजूदा समय में ये परियोजना अधर में लटकी हुई है। तो आखिर क्या कुछ वजह रही, क्यों अभी तक ये काम पूरा नहीं हो पाया है, इस पर अब जानकारी लेंगे। लेकिन साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से ये डैम जो है वो बनते बनते रह गया है। निर्माण कार्य शुरू किया गया 2007 में, इसका काम शुरू हुआ था, लेकिन 12 में ये काम बंद कर दिया गया। रंजीव मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, आखिर क्या वजह रही कि ये डैम पूरी तरह से नहीं बन पाया और लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है? आशा, मैं बताऊं कि ये जो कठुआ से नगरी को जाने वाला रास्ता है, बीच में एक बड़ा गांव पड़ता है खोखियाल। वहाँ खोखियाल के बगल में ही गुजरता है बजू नाला। वहां पर सरकार की तरफ से 2007-8 में एक काम मल्टी बहुउद्देशीय चेक डैम का प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य जो है वो शुरू किया गया, जिसे जो उस समय जो प्रोजेक्ट था उसके मुताबिक इस इलाके की बेहतरी को विकास के लिए ये प्रोजेक्ट चेक डैम जो है ये बनाया गया था। इसमें अलग अलग प्रोजेक्ट के दौरान अलग अलग जैसे सिंचाई के लिए नहर बनानी थी, एक झील का निर्माण करना था जिसमें पानी रोककर पर्यटकों के लिए बोटिंग का काम था, और मछली पालन का काम भी वहां पे किया जाना था। एक रेस्ट हाउस का निर्माण करना था, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना था, और पर्यटकों के लिए के व्यू पॉइंट उनका निर्माण होना था, और जिससे इस इलाके में का विकास जो होना था। लेकिन ये तो पर्यटन को लेकर बात हो गई। 45,000 करोड़ रुपए का आप देखिए, 45 करोड़ रुपए की लागत से ये बनना था। लेकिन क्या लगता है जो बहुउद्देशीय योजना यहाँ पर चलाई जा रही थी उसका जमीनी सतह तक पहुंचना बहुत जरूरी था? बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि इलाके में के लोगों के विकास के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन बीच में जो घोटाला हुआ है, क्योंकि 2012 में 13 मात्र यहाँ पे जो शुरुआत की रकम फीस की वही की गई। उसके बाद आगे काम शुरू नहीं हो पाया। विभाग सिंचाई विभाग के अधिकारियों से तो जो आज के अधिकारी हैं वो अपनी पुरानी प्रोजेक्ट है, हमें खुद इसका पता नहीं है। लेकिन कई बार ग्रामीणों का जो लोग है वो उन्होंने कई बार गुहार लगाई, इसके लिए प्रदर्शन करने भी दिए, लेकिन किसने उपाय नहीं की। लोगों का कहना है कि अगर जब ये बहुउद्देशीय योजना दरअसल पर होती तो आज इस इलाके का विकास होता। सड़क के किनारे ये सारा प्रोजेक्ट था और लोगों को विकास होता, और जहाँ के युवाओं को रोजगार मिलता, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर के पर्यटक आते, लोग आज बाहर जाते हैं। लेकिन जो मतलब कहीं ना कहीं रोजगार के साधन बनते, बाहर से अगर लोगों को यहाँ पर पहुंचना होता, यानी तौर पर आप देखिए कि युवाओं को मद्देनजर रखते हुए जहां सरकार बड़ा दावा कर रही है कि रोजगार को लेकर काम चल रहा है, तो यहाँ पर भी लाभ मिल सकता था। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीव जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि 45 करोड़ रुपए की बहुउद्देशीय योजना जो है वो अभी भी अधर में लटकी हुई है, जिसका खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ रहा है, आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब आप देखिए कि जिस तरह से विभाग की तरफ से ये काम किया गया है, सवाल ये निशान है कि अधर में क्यों लटका हुआ है, और जल्द से जल्द इसे पूरा करने की मांग
स्थानीय लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको बर्फबारी के कारण मुगल रोड यातायात के लिए बंद है, जिससे पुंछ और राजौरी के लोगों को भारी दिक्कतें यहां झेलनी पड़ रही हैं। और लोगों के मुताबिक रोड बंद होने से घाटी में काम कर रहे कर्मचारी, वहां पर पढ़ रहे छात्र परेशान हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को पेश आ रही है, जिनका इलाज कश्मीर के अस्पतालों में चल रहा है। और मुगल रोड की मौजूदा सूरत हाल यहां पर आप देखिए किस तरह से बने हुए हैं। साफ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं सुरनकोट से, जहां पर मुगल रोड जो है वो एक बार फिर से बंद कर दी गई है। और ये लोगों की काफी पुरानी मांग रही है कि इस रास्ते को 12 महीने खोला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए प्रशासन की अनदेखी का शिकार ये रोड हमेशा से होता आया है। लेकिन उस बीच में यहाँ लोगों की तरफ से बार बार ये डिमांड सामने रखी जा रही है कि किस तरह से इसको खोला जाए और जल्द ही खोला जाए। लेकिन अभी भी फिलहाल ये रोड बंद है और बंद होने का खामियाजा यहाँ छात्रों को, मरीजों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इसी रास्ते से शोपिया के रास्ते तक आप पहुंच सकते हैं और शोपिया से होते हुए आप श्रीनगर में पहुंच सकते हैं। क्या कुछ कहना है, जरा देख लीजिए। देखिए जी, इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि मुगल रोड को जल्द से जल्द खोला जाए, क्योंकि जितने भी यहाँ के रजौरी पुंछ के पीर पंजाल के पेशेंट्स हैं उनको बड़ी दिक्कत आ रही है। और उस साइड से जो रामबन बनहाल वाली साइड से जो स्लाइडिंग हो रही है वो इतनी ज़्यादा हो रही है कि वहाँ पे रोड क्लोज चल रही है काफ़ी पिछले 1 हफ्ते से। और जो एयर टिकट्स हैं वो भी जो एयरलाइंस वाले हैं उन्होंने अपने वो फेयर जितने बढ़ा देते हैं कि 7-8 हज़ार के से कम जो है वो कोई भी टिकट नहीं मिल रही है। और हमारे जो इधर के रजौरी पुंछ के खासकर जो बीमार लोग हैं जो सोरा में या आगे पीछे जाते हैं जहाँ पे अपने इलाज मालजे के लिए, उनको बड़ी दिक्कत आ रही है। तो हमारी इंतजामिया से ये अपील है कि ये जल्द से जल्द खोली जाए, क्योंकि इस बार तो इतनी बर्फबारी भी नहीं हुई है, कोई स्नो क्लियरेंस वाला जो उतना मामला वो भी नहीं है। तो इसको जल्द से जल्द खोला जाए, हमारी यही दरख्वास्त है। मुगल रोड जो है इस वक्त जम्मू और कश्मीर को सेकंड अल्टरनेट रूट है जो जोड़ता है, तो इसको 12 महीने जो है वो थ्रू होना चाहिए। ये तो सब पब्लिक की मांग है, आज दिन तक गवर्नमेंट ने इस पर कोई काम नहीं किया, सिर्फ बर्फ हटाने का काम करते हैं जो बाय द एंड ऑफ फरवरी स्टार्ट हो जाना चाहिए था। इस बार तो बर्फ भी नहीं पड़ी, मुझे लगता था 1 मार्च को ये रोड चलनी चाहिए थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक कोई इस तरह के इकदाम नहीं किए। और हम ये मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि आप फौरी तौर पर जो है वो मशीनरी जो है भेजें वहाँ पे। मुगल रोड यूजुअली तो मार्च में या एंडिंग मार्च या अप्रैल में हर साल खुल जाती है, लेकिन इस बार जो है मैं वहाँ बहसीत मकामी वहाँ का रहने वाला हूँ, इस बार बर्फबारी जो है वो कम हुई है, हर साल के लिहाज से कम हुई है। तो ये इनको खोलनी चाहिए। इनको ये भी बताया है कि A44 जो है नेशनल हाईवे बनाल वाली वो भी डिस्टर्ब है, वहाँ भी वाइडनिंग का काम चल रहा है। तो हमारे पुंछ रजौरी के लोग जो हैं, तुलबा है, एग्जाम देना है, खासकर पेशेंट जो हैं जिनका अच्छा इलाज होता है वहाँ, वो इस चीज़ से बहुत जो है मुतासर हो रहे हैं। बाकी ताजर बरादरी है, बाकी तो काफ़ी फायदे हैं मुगल रोड के, तो उससे मुतासर हो रहे हैं। और हमने अपील की, लेकिन किसी डिपार्टमेंट को टच से मस नहीं हो रही है, ना कोई सरकार है ना कुछ है। आज की सरकार को है लोगों के घर तोड़ो, जमीनें छीनो, फिर ये टैक्स लगाओ, प्रॉपर्टी टैक्स लगाओ, उसी से नहीं फारग होते और क्या देखेंगे। मेरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील रहेगी कि फिलफोर तौर पे जो है मुगल रोड को जो है खोला जाए। मेरे सुनने में आया है कि शुपिया साइड से जो है काम शुरू हो गया, सिर्फ हमारे यहाँ काम शुरू नहीं हुआ है अभी। फिलफोर तो खोली जाए मुगल रोड, ताकि लोगों का जो है वो फायदा हो। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना था कि किस तरह से मुगल रोड को खोल देना चाहिए, क्योंकि लोगों को काफी फायदा वहां पर हो सकता है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए आकाश मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, किस तरह से वहां पर काम चल रहा है, क्योंकि एक बार फिर से मुगल रोड को बंद कर दिया गया है, कब तक यहां पर इसे यातायात के लिए बहाल किया जाएगा और क्या है इस वक्त वहां पर ताजा हालात? जैसा मैं आपको बताता चलूं, ये जो है रजौरी पुंछ को जोड़ने वाली, कितना पीर पंजाल को जोड़ने वाली मशहूर सड़क मुगल शाहराह जो है, जब भी यहाँ पे बर्फबारी थी हर बार ये 3 महीने के लिए बंद कर दी जाती है। और इस वक्त भी जो है आज की डेट में मुगल शाहराह इस वक्त बंद है। कुछ लोगों ने हमारे से बात करते हुए कहा कि मुगल शाहराह को है इस बार जल्द खोल देना चाहिए, क्योंकि इस बार जो है बर्फबारी थोड़ी कम हुई है। और उनका ये कहना है कि यहाँ से जो है हमें जम्मू से होके जो है श्रीनगर जाना पड़ता है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे कुछ मुलाजिम है, कुछ और भी लोग हो, उनको भी जो है काफी मुश्किलात करना पड़ता है। वही हम बात करें मुगल रोड एक्सीडेंट, हमारी काफी कहना है कि 2 दिन में जो है मशीनरी लगा दी जाएगी और अगर मौसम ने साथ दिया तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल हम इस रोड को खोल देंगे। जी आशा। और आकाश, जिस तरह से बार बार ये भी मांग उठी है कि 12 महीने इस रोड को खोल दिया जाना चाहिए, क्या लगता है उस पर कब तक काम जो है वो होगा? उस हवाले से भी हमारी एक्सचेंज से बात हुई। उन्होंने कहा है कि अप्रैल से मई या जून में जो है यहाँ एक टनल के लिए जो है
डीपीआर बना के भेज दिया गया था और आने वाले कुछ ही समय में जो है उसका काम भी शुरू किया जाएगा। जी आशीष। चलिए आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि आकाश मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से आने वाले समय में इस पर काम भी किया जाएगा, लेकिन अप्रैल के पहले हफ्ते में इस रास्ते को खोल दिया जा सकता है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको किश्तवाड़ लिए चलते हैं और किश्तवाड़ सिंथन अनंतनाग सड़क मार्ग से ही बर्फ हटाने का काम पूरी तरह से पूरा हो चुका है और इस मार्ग पर फिलहाल इमरजेंसी मामलों में ही गाड़ियों को आवाजाही की इजाजत दी जा रही है। तो इसके लिए आप देखिए, बाकायदा प्रशासन द्वारा इमरजेंसी पास बनाकर ही गाड़ियों को अनंतनाग के लिए छोड़ा जा रहा है। और मौसम में अगर यहां पर बदलाव देखा गया तो फिर बाधा आ सकती है, लेकिन अगर मौसम ने साथ दिया तो ये मार्ग अगले एक हफ्ते में पूरी तरह से यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। तो साफ तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सिंथन मार्ग की, जहां पर आप देखिए अलग अलग जगहों से भी जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अलग अलग विभागों से आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूरी तरह से मुआयना जो है वो किया जा रहा है रास्ते का कि किस तरह इस रास्ते को खोला जाएगा, क्योंकि आप देखिए बर्फबारी के बीचों बीच से ये रास्ता होकर गुजरता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन उस चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अजय शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप देखिए मार्ग को खोलने की बात कही गई है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जैसे पहले हम कई बार अक्टूबर नवंबर में यह सिंथन टॉप रास्ता बंद हो जाता था और जो अप्रैल में कहीं इसको इस पर प्रयास किए गए, नवंबर से काम तेजी से किया गया, बर्फ हटाने का काम चल रहा था। लेकिन जनवरी में जिस प्रकार से भारी बर्फबारी हुई, रास्ता बंद हो गया था, लेकिन अब फरवरी महीने के आते आते पूरी तरह कर दिया गया। हालांकि पिछले हफ्ते की तरफ से सिंथन तक का रास्ता प्रशासन ने खोल दिया था, लेकिन कल आपको ये रास्ता खोल दिया गया है। इस पार्ट में बताया है कि ये जो रास्ता है अभी इमरजेंसी के लिए खोला गया है, क्योंकि वहां पर जाने का खतरा है, जिसके चलते एक एसओपी बनाई जा रही है और आने वाले दिनों में जो यात्री वाहन को भी मौसम साफ रहता है तो मिला के बड़ा सफलता है प्रशासन को मिली है। खासकर एनएचआईडीएसएल की तरफ से जो इक्विपमेंट वहां पर लगाए गए थे, देखने को मिला है कि फरवरी महीने में ये रास्ता आपको यात्रियों के लिए भी खोला जा सकता है। इमरजेंसी के लिए तो खोल ही दिया गया, कितनी बड़ी चुनौती रहने वाली है अजय, क्योंकि आप देखिए समय से पहले इस बार रास्ते को खोला जा रहा है। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि टॉप पर भी कई मीटर बर्फ है। जैसे हम विजुअल दिखा रहे हैं कि रास्ते में भी करीब ऐसे स्पॉट हमने देखे हैं जहां 25 से 30 फुट बर्फ अभी भी ग्लेशियर जैसे बने हुए सड़क किनारे देखे जा सकते हैं। तो एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर कोई एवलांच आता है तो यात्रियों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो जो प्रशासन कह रहा है कि हम पुलिस और आर्मी की रैकी कराएंगे ताकि सिचुएशन को एसेस करने के बाद ही यात्रा सुरक्षित हो, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। क्योंकि ये जो रास्ता है एकमात्र ऐसा रास्ता है जो आपको घाटी के साथ डोडा किश्तवाड़ को जोड़ता है और चंद घंटों में आप घाटी में पहुंच सकते हैं। लेकिन डिमांड तो ज्यादा है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को प्रायोरिटी प्रशासन दे रहा है और इस चुनौती को कैसे निभाना है इसको लेकर प्रशासन जो है पुलिस और सेना की मदद भी ले रहा है। चलिए अजय, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से पुलिस की भी यहाँ मदद ली जा रही है, प्रशासन की भी मदद ली जा रही है और उसके बाद इस रास्ते का आगे का काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको कश्मीर घाटी लिए चलते हैं। कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले में रविवार को आतंकियों की गोली का ही शिकार हुए संजय पंडित के हत्यारे को यहाँ सुरक्षा बलों ने अवंतीपुरा में आज हुई मुठभेड़ में मार गिराया है और पुलिस ने इसकी पुष्टि की है कि संजय पंडित का हत्यारा आतंकी इस मुठभेड़ में मारा गया है, जिसकी पहचान एक कैटेगरी के ही आतंकी आकिब मुश्ताक भट्ट के रूप में की गई है। तो आकिब इससे पहले आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जुड़ा हुआ था, जो इन दिनों द रेजिस्टेंट फोर्स यानी कि टीआरएफ के साथ काम कर रहा था। वहीं अवंतीपुरा के ही यहां पड़गामपुरा में जारी इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद होने के साथ साथ एक जवान घायल भी हुआ है और शहीद जवान की पहचान कांस्टेबल पवन के रूप में की गई, जबकि घायल जवान नायक हेमराज को इलाज के लिए श्रीनगर स्थित सेना के 92 बेस अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। तो जिला राजौरी के नौशहरा के ट्रेन ब्रिज पर यहां ड्यूटी पर तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक जवान ने अपनी सर्विस राइफल से ही खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। जवान की पहचान सीआरपीएफ की 245 बटालियन के जवान सिटी सारिद के रूप में की गई और पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है।
केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सहायता राशि की प्रक्रिया को बंद कर दिए जाने सहित और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर 1947, 65 और 71 के रिफ्यूजी फिर से सड़कों पर उतर आए हैं और पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट के बैनर तले इन रिफ्यूजियों ने जम्मू में आज एक बार फिर से प्रदर्शन करते हुए बताया कि ये प्रक्रिया बंद होने से अभी भी कई रिफ्यूजी परिवारों की फाइलें सरकारी दफ्तरों के टेबल पर ही धूल फांक रही हैं और फ्रंट ने केंद्र सरकार से बकाया सहायता के लिए जो राशि थी उसका हवाला देते हुए केंद्र सरकार से इसे भी जल्द से जल्द जारी करने की मांग की। बात है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी चीजें की हैं जिसका हमें दुख है और बहुत ज्यादा दुख है। नंबर 1, काम चल रहा था हमारा, लोगों के फाइलें चेक हो रही थी, पैसे भी आ रहे थे, लेकिन अभी इन्होंने बंद कर दिए हुए। तकरीबन 7-8 महीने हो गए हैं, कोई काम नहीं हो रहा, लोग दुखी हैं, कुछ फाइलें पास हैं, उनका पैसा नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट को दरख्वास्त कर दी इसके ऊपर गौर फरमाएं और जल्दी से जल्दी ये दफ्तर खोला जाए और लोगों की जो तकलीफात है उसको सुना जाए। नंबर 2, जो 24.5 लाख का भी बैलेंस है वो इन्होंने नहीं दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं जिस साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने मोदी साहब से भी और जितने भी हमारे साथ संबंधित लोग हैं वो इसके बारे में भी सोचें और जल्दी से जल्दी पैसा रिलीज करें। अगली बात, जो रिफ्यूजियों को अभी इन्होंने घेरे में रखा हुआ, मैं तमाम रिफ्यूजी बरादरी से दरख्वास्त करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, इकट्ठे हो जाइए, नहीं तो ये हुकूमतें आपको दबाएंगे, आपका जो है नुकसान पहुँचाएंगी और आप वैसे के वैसे रह जाएंगे। तो शहीदों की में सांबा पुलिस द्वारा पुलिस मेटेयर्स रेंज जो है वो लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन यहां पर किया गया है, जिसकी आज शुरुआत हुई है। सिविक एजुकेशन प्रोग्राम के तहत आयोजित एक टूर्नामेंट का शुभारंभ जम्मू सांबा कठुआ रेंज के ही डीआईजी शक्ति पाठक ने यहां किया है और इस अवसर पर एसएसपी सांबा बेनाम तोश सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे और इस टूर्नामेंट में 32 टीमें भाग लेकर मैदान में चौके छक्कों की बरसात करेंगी। आज ये क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। अब मैं रिक्वेस्ट करूं जो हमारे पुलिस के शहीद हुए हैं उनकी स्मृति में एक सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ये क्रिकेट टूर्नामेंट किया जा रहा है। बात थोड़ी फिलोसॉफिकल हो जाती है, लेकिन जिंदगी एक खेल है, इसको हम खेल की तरह जीते हैं और जो खेल की तरह जीता है उसको मौत से डर नहीं लगता। हमारे जो शहीद हुए हैं उन्होंने जिंदगी को खेल की तरह लिया और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अपना बलिदान दे दिया। ये जो भावना है, ये जो जज्बात है कि जिंदगी एक खेल है, ये बना रहना चाहिए और उसी भावना के तहत हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी मुकाम के ऊपर बचपन में, यौवनावस्था में, किसी न किसी अवस्था में खेलते हैं। ये भावना हम सबके बीच में रहती है। ये भावना बनी रहे, जीवन का उद्देश्य सही बना रहे, इसी भावना से ये कार्यक्रम क्रिकेट टूर्नामेंट एक आयोजित किया गया है। बिश्नोहा उपजिला अस्पताल में पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने के कारण यहां इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ये सुविधा न होने के कारण लोगों को अपनी गाड़ियां, दोपहिया वाहन रास्ते में लगाने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस अस्पताल की एक पुरानी बिल्डिंग भी है और लोगों ने इसे डिसमेंटल कर वहां पार्किंग का निर्माण करने की मांग की। बीएमओ शमीम चौधरी के मुताबिक इस बाबत संबंधित विभाग से बातचीत की जा रही है ताकि पार्किंग की समस्या को जल्द दूर किया जा सके। तो यहाँ पर मैंने आकर के देखा कि यहाँ पर पार्किंग की जो सुविधा है वो बिल्कुल जीरो नाम की है, क्योंकि लोगों ने इधर उधर गाड़ियाँ लगा रखी हैं। कहीं अगर कोई इमरजेंसी में किसी पेशेंट को आगे पीछे लेकर के जाना हो, जहाँ कोई बुजुर्ग पेशेंट हो, तो उसके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर गाड़ियाँ भी लोग बिल्कुल तरतीबवार नहीं लगा रहे और मैं सरकार से, प्रशासन से मांग करूँगा कि ये जो पुरानी बिल्डिंग हॉस्पिटल की बनी बहुत पुरानी है, इसको डिसमेंटल किया जाए और ताकि यहाँ पे पार्किंग की सुविधा बन जाए, तो जो बाहर से आने वाले हमारे मरीज
या जो पेशेंट हैं वो अपनी जहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सके, और इमरजेंसी में अगर किसी को एम्बुलेंस को बाहर निकालना है या आगे लेकर के आना तो उसमें कोई परेशानी ना हो। और मैं एलडी साहब से ये निवेदन करूंगा कि हमारी इस सोच के ऊपर वो विचार करें और जल्दी इस बिल्डिंग को डिसमेंटल करने का आदेश जारी करें ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। यहाँ पे अगर सुविधा सही नहीं देनी है तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने की कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसमें पार्किंग फैसिलिटी जो है वो बहुत ही अनिवार्य है, ताकि जो लोग हैं जो एक तो अगर रोड पे वो वहाँ पे पार्किंग लगाते हैं तो फिर वो बाहर वाले लोग पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, अगर वो अंदर लगाते हैं तो अंदर लगाएंगे तो इमरजेंसी में प्रॉब्लम हो जाए। लिहाजा ये जो बिल्डिंग जो सामने दिख रही है इसको डिसमेंटल किया जाए, क्योंकि अब तो नई बिल्डिंग बन गई है और सारे डिपार्टमेंट्स उधर चले गए हैं, तो अब ये यूजलेस बिल्डिंग है, इसको डिसमेंटल किया जाए ताकि लोग जो है इजीली यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकें। जहाँ फिर वो एक और नेचुरली एक दाहिने से एक और रास्ता यहाँ पे निकल सकता है ताकि लोग जो इसी तरह फैसिलिटेट हो जाए। तो ये गवर्नमेंट जो टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है लोगों को और बेफालतू जो नए ऑर्डर पास कर रही है, लोगों को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए लोगों की डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ पार्किंग का तो इश्यू है जो सबको ऑब्वियस है, पता है, क्योंकि यहाँ पे एक ओल्ड बिल्डिंग है स्ट्रक्चर जिसको अभी प्रोसेस में है, क्योंकि हमारा बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन काम है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कुछ पोर्शन उसका रहता है कंप्लीशन में। तो हमने कंसर्न एजेंसी को लिखा हुआ है इसके बारे में, ताकि एक तो बिल्डिंग एक्सटेंशन होना चाहिए वो हो जाए और प्लस पार्किंग का उसकी स्पेस के लिए भी हम अच्छों के जितनी जल्दी हो सके हम कोशिश कर रहे हैं। जो भी इसमें जरूरत कदम उठाने थे वो हमने उठाए हैं ताकि ये पार्किंग का इश्यू जो है जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए। तो जम्मू के कैंप में स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा बनाए गए मिनी स्टेडियम में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न होने से स्थानीय लोगों में भारी रोष है और उनके मुताबिक सरकार ने यहां पर स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू कर युवाओं को खेल सुविधा के लिए यहां बात बताई थी, लेकिन स्टेडियम में शौचालय सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं न होने के कारण खिलाड़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों ने सरकार से इस मिनी स्टेडियम में खेल सुविधाओं के साथ साथ पानी और शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग की थी। जितनी की हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इनिशिएटिव लिया और ये अच्छा स्टेडियम बन गया। मुझे लगता है कि हमारे एडजॉइनिंग एरिया में एमएम स्टेडियम के बाद यही ऐसा स्टेडियम है जिसमें इतनी बड़ी जगह और खुशनुमा माहौल है। लेकिन थोड़ा सा उपराज्यपाल साहब के ध्यानार्थ में आपके चैनल में ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए खिलाड़ियों के लिए वो पर्याप्त नहीं है, ना जहाँ पर कोई चेंजिंग रूम है, ना जहाँ पर कोई रात को लाइट का बंदोबस्त है, शाम डलते ही जहाँ पर अंधेरा हो जाता है, और जो भी खेल की सुविधाएं होती हैं खिलाड़ियों के लिए, अगर कोई किट होती है या कोई जहाँ तक कि पीने का पानी भी जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इसी तरह अगर जहाँ पर मैचेस होते हैं तो खिलाड़ियों के लिए या जो लोग बाहर से ऑडियंस आई होते हैं उनके लिए भी वॉशरूम तक उपलब्ध नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद तो करता हूँ, साथ में जो मांग करता हूँ कि जैसे बाकी स्टेडियम में सुविधाएं होती हैं ऐसी सुविधाएं हमें भी दी जाए ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छी तरह से खेलो इंडिया का जो हमारा भारत सरकार का कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ा सके। हमारे मिनी स्टेडियम को तो बहुत ही शानदार तरीके से बना है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ सारी बहुत सी कमियां हैं। जिस प्रकार से वहां पर चेंजिंग रूम बना हुआ है लेकिन वो अभी तक फंक्शन में नहीं है, और कई बार तो सीआरपीएफ क्षेत्र के आसपास की सीआरपीएफ हो, आर्मी हो, वहाँ पर आकर के मैच का आयोजन भी करती हैं, लेकिन उनको वॉशरूम्स ना होने से, पानी की फैसिलिटी ना होने से एक सरकार पर और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगता है कि इतना बड़ा स्टेडियम बनने के बावजूद भी अगर पूरी तरह से फैसिलिटी नहीं है। निधि आपके निकट अभियान के तहत या एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रामबन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें बैठक में प्रोविडेंट फंड की अहमियत को लेकर चर्चा की गई। तो डीसी रामबन मसरत इस्लाम इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने निजी स्कूलों सहित अन्य संस्थाओं में भी काम करने वाले कर्मचारियों तक प्रोविडेंट फंड का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। आपको पता है हमारी एक बहुत ही प्रोएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है बाय द नेम ऑफ EPFO। मैं उनके एनफोर्समेंट ऑफिसर विजय जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आज यहाँ पर आए और उन्होंने प्रिंसिपल जो स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें एक डिटेल्ड पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दी अबाउट द एलिजिबल बेनिफिशियरीज ऑफ द EPFO जो उनकी प्रोविडेंट फंड की स्कीम है।
ये एक बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा। उसके बाद एक बहुत अच्छा इंटरैक्टिव सेशन भी रहा जहां पर काफ़ी क्वेरीज के जवाब दिए गए, हमारे भी काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए। मैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर डॉक्टर सुशांत जी को और जो हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर है देव जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले फेज में EPFO की स्कीम से बेनिफिट करने के लिए जो हमारी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, वी हैव अ फिगर ऑफ अराउंड 25,000, जिसमें से काफ़ी रिन्यूड है, बाकी के रिन्यू करने, बट दे आर ऑल एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम द EPFO स्कीम। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।